आज अपन पढ़ने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो, कल अपन ने देख लिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो उसके कुछ फीचर्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और मेजर और माइनर कम्युनिटीज etc। आई होप सब रिवीजन करके आए होंगे। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल के साइलेंट फीचर्स। तो देखो, ये फैक्ट्स मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड का। लेंथीएस्ट इस हिसाब से है, देखो जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना, तो उसमें सिर्फ 10 आर्टिकल है, इतने में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। और अपने में 395 है, वो भी डिटेल में, इस वजह से। और इतना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और यही एक सबसे स्पेशल फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो रिटन, एक अनरिटन। रिटर्न में क्या है, कंपाइल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन सिस्टमेटिक फॉर्म बाय ए फ्यू मेंबर्स। जैसे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बिल्कुल स्ट्रक्चर और कंपाइल्ड वे में बनाया था, उस तरह से। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है रिटर्न, फॉर्मली कंस्टिट्यूटेड। देखो, नॉट इजी टू अमेंड, हर कोई इसे आके बदल नहीं सकता, जैसे एग्जाम्पल इंडिया मैंने बताया था। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास डॉक्यूमेंट में फॉर्म में कोई नहीं है, वर्बली चल रहा है काम, नहीं, रिटर्न में तो है, पर ना तो स्ट्रक्चर्ड में है, ना किसी मेंबर्स के द्वारा बनाया गया, जैसी जरूरत पड़ी वैसे लो पास कर दिए, ऐसे है। नॉट स्ट्रक्चर, नॉट फॉर्मली इजी टू अमेंड, जैसे कोई कानून बनाया, वो अलग पेज में पड़ा है, चेंज करना है चेंज कर दिया। और ऐसा आप देख सकते हो यूके के अंदर। देखो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1949 को फाइनल ड्राफ्ट के साथ सिग्नेचर हो गए थे। इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे। ये मैंने कल भी बताया था, पर रिवीजन हो जाएगा इसलिए फिर से बता रहा हूँ। प्रेजेंटली इट कंटेन्स 470 आर्टिकल्स। अभी है तो आज भी 395, पर किसी के सब क्लोज हटा दिए, ऐड कर दिए, ऐसे करके 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। पार्ट 7 हैज बीन डिलीटेड एंड न्यू पार्ट्स ऐड कर दिए, जैसे फोर्थ है, नाइन्थ है, नाइन्थ बी एंड 16 ए हैज बीन एडेड। देखो, अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट किसी भी कानून में कोई भी अगर चेंज करते हैं, लीगल लॉ, उसको अमेंडमेंट करते हैं। तो न्यूज़पेपर में कहीं भी अमेंडमेंट लिखा है तो समझ जाना कानूनी चीज़ों में कुछ चेंज हुआ है। डिस्ट्रॉय नहीं होता कानून, कभी भी नल वॉइड होता है, या फिर नल, ये आपने इंग्लिश में पढ़ेगा। अब देखो, गवर्नमेंट में एक टाइप की होती है फेडरलिज्म, गवर्नमेंट के अंदर एक होती है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के अंदर होगा, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। एक ही गवर्नमेंट नहीं, अलग अलग फॉर्मूलों में। अब देखो, फेडरलिज्म, अपना इंडिया फेडरलिज्म कैसे फॉलो करता है? 3 tier ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया के पास 3 गवर्नमेंट, यूनियन और सेंटर की, यूनियन या सेंटर भी बोल देते हैं उसको, उसकी अलग गवर्नमेंट बनती है, स्टेट की अलग गवर्नमेंट बनती है, लोकल बॉडीज की अलग बनती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे पीएम के इलेक्शन, लोकसभा और राज्यसभा के अलग इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के अलग होते हैं, और पंचायत के अलग होते हैं। 3 गवर्नमेंट बन गई ना, उस हिसाब से। अंडर फेडरलिज्म, द स्टेट आर नॉट मेरली एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज। देखो, अब ये सिर्फ गवर्नमेंट बनी है ना, तो ये अपने कानून भी पास कर सकते हैं विद इन लिमिट्स जो इनको दे रखे।
अब देखो, इंडिया हैज ए फेडरलिज्म विद ए यूनाइटरी बाइस। जैसे मैंने बताया, फेडरलिज्म तो है, खुद की सरकार है, पर ये नहीं कि हर अपनी मनमार्जी चला सकते हैं। कुछ ना कुछ सेंट्रल को पावर है, कुछ स्टेट को, कुछ लोकल बॉडी, और इनकी पावर के हिसाब से ये लॉ को यूज कर सकते हैं इन ए गुड मैनर। बैड मैनर्स में तो कर ही नहीं सकते। 22 है, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब देखो, 3 जगह बांट तो रखा है पावर को, पर सबसे स्ट्रॉन्ग हमेशा यूनियन होगी। अब देखो, एक फेडरल के फीचर्स इधर लिख दिए मैंने, यूनिटरी के इधर लिख दिए। फेडरल्स में डिवीजन होती है गवर्नमेंट, जैसे अपने यूनिटरी में बस एक ही गवर्नमेंट होती है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई सी भी गवर्नमेंट नहीं होती। तीनों थे, उनमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी होगी, आसानी से अमेंड नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगी, जुडिशरी इन तीनों कानून से अलग रहेगी, ये इनकी देखभाल करेगी, गलत काम तो नहीं करेगी। बाई कैमरलिज्म होगा। बाई कैमरलिज्म का मतलब आप बताओ। डुअल गवर्नमेंट, जैसे स्टेट में अलग हो सकती है और सेंट्रल में अलग। अब यूनिटरी केस क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, जैसे ये पार्लियामेंट में जुडिशरी, ऐसे ऑल इंडिया सर्विस होती है, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, अपॉइंटेड ऑफ गवर्नर बाय सेंटर होता है। ये सब यूनिटरी फीचर्स में आता है। तो अपना इंडिया दोनों का मिक्स करके एक तरह से बना रखा है। अब देखो, अपने फेडरलिज्म है इंडिया का, उसके ऊपर काफी सारे कमेंट दिए थे। जैसे क्वेस फेडरल, ये बोला था केसी वीआर ने। कोऑपरेट फेडरलिज्म बोला था गार्विन ली ऑस्टिन ने। और बारगेनिंग फेडरलिज्म बोला था मॉरिस जोशी ने। ये तीनों कमेंट याद कर लेना, ये मोस्ट है। इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री में क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट में जानते हो ना, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इनको मिला के पार्लियामेंट बनती है। सेपरेशन ऑफ पावर है अपने यहाँ पर। लेजिस्लेटर वो होता है जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो होता है जो बने हुए कानून को लागू करवाता है, और जुडिशरी देखता है कि ये सही कर रहे हैं दोनों या नहीं। एक तरह से वॉच गार्ड मान लो, या फिर सही गलत का फैसला करते हैं। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट हैज ऑफर्ड ए conscience of the Indian Constitution. Fundamental right 3 4 protect citizen against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. अब देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या है और ये कहाँ काम आते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब वो राइट्स होते हैं हर सिटीजन्स को, जो स्टेट भी उनसे नहीं छीन सकता। मतलब पीएम मोदी भी आपसे वो करवा नहीं सकते। ये बने ही इसलिए हैं कि देखो, पहले राजा होते, वो उनकी मनमार्जी चला देते, कोई रोक टोक नहीं, मार दिया तो मार दिया। पर डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक में एवरी सिटीजन इज अ किंग। जैसे पीएम मोदी ने बोल दिए आप सोओगे नहीं, पर ये फंडामेंटल राइट है कि आप सो सकते हो। तो पीएम मोदी तकात को मना करने की राइट आपको फंडामेंटल राइट्स देते हैं, कोई भी वो आपसे छीन नहीं सकता। सेकुलरिज्म का मतलब समझ लेते हैं। Secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. Secularism, देखो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जैसे स्टेट है, अब स्टेट में हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, और दूसरी कम्युनिटी के भी लोग भी रह रहे हैं।
जैन बुद्धिज्म। और अब किसी एक कम्युनिटी का पीएम बन गया तो वो उसी कम्युनिटी के बस रिलीजन को फॉलो करवाएगा, ऐसा नहीं। सभी को अधिकार है अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का, और जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसको प्रमोट नहीं कर सकता वो किसी भी एक रिलीजन को, सभी को इक्वली प्रमोट करना पड़ेगा। अब देखो, टू टाइप ऑफ सेकुलरिज्म होते हैं। नेगेटिव, स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन रिलीजियस मैटर। एग्जाम्पल यूएस। देखो, नेगेटिव में ये होता है कि वो ये भी नहीं देखता कि क्या है, रिलीजियस चीज को तो मानता ही नहीं वो। मंदिर मंदिर इन क्रिश्चियनिटी टेम्पल, ये कुछ ही मतलब नहीं है उसको। पॉजिटिव स्टेट इन्वॉल्व रिलीजियस मैटर, जैसे इंडिया। अब जैसे अभी कोई मंदिर है, कंस्ट्रक्शन कराना है, यूएसए होता तोड़ दिया, पर इंडिया में ऐसे नहीं तोड़ते। स्टेट उस पर अफेयर करता है, उसको लैंड देता है, और इस तरह से एक्सेप्ट हो जाता है। द आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम मेनी सोर्सेस। अब देखो, जब भीमराव अम्बेडकर बना रहे थे ना, तब काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, लॉ बन चुके थे। तो इन्होंने दूसरे से अच्छी अच्छी चीजें लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ऐसा नहीं कि पूरी चीजें ली थी, पर काफी सारी चीजें। अब शेड्यूल्स ऑफ इंडिया देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट शेड्यूल्स में नेम ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन दे रखी है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है, कितने स्टेट, कितने यूटीज है, और उनकी कहाँ पर जुरिडिक्शन लगती है, कहाँ तक जुरिडिक्शन है, वो सब। शेड्यूल 2 में प्रोविजन रिलेटिंग टू एनरोलमेंट्स एंड अलाउंसेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर प्लस डिप्टी स्पीकर, लोकसभा या, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा या लोकसभा के जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, और सीएजी, इन सब के कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल के, इन सब की जो भी सैलरीज और अलाउंसेस है ना, वो सब सेकंड शेड्यूल्स में आते हैं। अब शेड्यूल थर्ड की तरफ चलते हैं। शेड्यूल थर्ड बोलता है ओथ एंड अफर्मेशन यूनियन प्लस स्टेट मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, जज एंड सीएजी। शेड्यूल 3 बोलता है जितने भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर बना, अब उसको ओथ लेनी है, तो क्या बोलेगा, किसके सामने लेगा, वो सब शेड्यूल 3 में लिखा है। मिनिस्टर आया, ओथ लेनी है, क्या बोलना है, वो सब लिख रहा है शेड्यूल थर्ड में। किसके सामने लेनी है, वो सब भी लिख रखा है शेड्यूल। शेड्यूल 4 में अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। अब राज्यसभा में सीट किस किस को अलॉट होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, किस किस तरह से होगी, कब वोट होंगे, वो सब शेड्यूल 4 में लिख रखा है। वोट का तो निकल गया, बस सीट किसको कैसे मिलेगी, कौन से वे में मिलेगी, वो सब शेड्यूल 5 में। प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। देखो, अब हर स्टेट में कुछ ना कुछ बैकवर्ड पीपल्स तो रहते हैं, मतलब इकोनॉमिकली नहीं, वो मतलब उनके जंगलों में रहते हैं अपने हिसाब से, देर आर वेरी गुड ऑन देम, और इस तरह से उनके लिए अलग से होना है शेड्यूल्ड एरिया। ठीक, देखो ये शेड्यूल है, इनको छेड़ो मत, इनको अपने हिसाब से जीने दो, आगे बढ़ना है तो ये बढ़ रहे हैं इनके हिसाब से, इनके कल्चर, हेरिटेज और जो भी है। तो कौन कौन से एरिया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो सब इसमें दे रखा है शेड्यूल 5 में। जैसे आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। यहाँ तक समझ में आ गया, वो कौन सा है, शेड्यूल 5 में। अब चलते हैं, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर। ये ध्यान रख लेना,
प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया होगा या नहीं, गवर्नर से पूछ के। आगे मैं बता दूंगा गवर्नर कौन होता है, कैसे बनते हैं, सब कुछ। बस तुम ये ध्यान रख लो कि शेड्यूल 5 में प्रोविजंस दे रखे हैं शेड्यूल्ड एरिया के लिए। शेड्यूल 6 में प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल एरिया। अब ट्राइबल एरिया, ट्राइबल्स जहाँ रहती उन एरिया में, अब देखो ट्राइबल पॉपुलेशन मोर देन 50% है, और ये देखो कहाँ पर है, देखो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो देखो इसको याद करने की दो ट्रिक्स। ये एक तो एटीएम मनी, एटीएम विदाउट मनी मणिपुर, ए से ए आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मनी से मिजोरम। एटीएम मनी, समझ गए। एक तो ये है और एक मैप से, जैसे ये यहाँ पर मेघालय, इसके ऊपर जस्ट आसाम है। मन यहाँ मिजोरम है और इनके बीच में त्रिपुरा। तो तुम ऐसे सी बना लो, नॉर्थ स्टेट में सी बना लो बस। और ये ट्राइबल्स एरिया है, इनकी एक खास बात है, ये अपने हिसाब से खुद के डिस्ट्रिक्ट्स बना सकते हैं, खुद की ऑटोनॉमस काउंसिल बना सकते हैं। शेड्यूल 7 में है, 3 लिस्टें दे रखी है, जिसमें यूनियन के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, और वो और दोनों कॉन्करेंट लिस्ट वो कौन कौन सी आएगी, समझ में और शेड्यूल्ड 8 में दे रखा है ऑफिशियल्स लैंग्वेज। देखो 8 शेड्यूल्ड में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ओरिजिनली तो 14 थी, मतलब बनते हुए तो 14 थी, अभी 22 है। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी जोड़ी गई, 15 होगी। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक दो तीन, तीन और जोड़ी जो कि 1992 में हुआ, तो कितनी होगी, चार और बढ़ी, तो 18th होगी अभी तक, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चार और जोड़ी, बोडी, डोगरी, मंथाली और संताली 2003 में। देखो 14 तो थी, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22 और ये 23, और 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ओडी जोली, बट दिस ओडिया की ऐड नहीं करी थी, इसमें सिर्फ चेंज करी थी स्पेलिंग, ओरिया टू ओडिया लैंग्वेज। अब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है उसका देखो ट्रिक भी है और सीधी सीधी भी है। पहले सीधी सीधी देख लो, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडी, बंगाली, असामी, मराठी, प्रकृति, पाली। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो ये, यार 3 3 6 9 11, 4 भूल गया, 11 3 लगाना भूल गया, वो देख लेना आप एक बार शेड्यूल 8 खोल के। अब मूव ऑन टू शेड्यूल 9, प्रोविजन रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को उड़ा दिया गया।
Schedule 10 provision related to disqualification of MP MLA on ground of defection 52nd Constitutional Amendment 1985. इस कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 10 में दे रखा है कि एमपीज एमएलएज है ना, इनको कैसे हटाया जाए। शेड्यूल 11 में प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 29 फंक्शनल मैटर दिए थे। और नया शेड्यूल 12 प्रोविजन रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 18 फंक्शनल मैटर दिए थे। ये समझ में आ गया 12 शेड्यूल्स पूरे के पूरे, अच्छी तरह से याद करने चाहिए। अब देखो वो जो लिस्ट थी यूनियन प्रोविजन रिलेटेड टू फेडरलिज्म कौन से शेड्यूल में था, शेड्यूल कौन सा था, शेड्यूल था 7। अब शेड्यूल 7 था ना, शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट में आता है डिफेंस, आर्मी, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, एयरवेज, इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेगुलेशंस ऑफ लेबर्स, माइंस एंड सेंसस। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या पे लॉ बना सकती है और किस पे लॉ हटा सकती है या फिर किस पे इम्पोज। पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलग्रिमेज, लिक्वर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। जो दोनों पे बना सकती है वो है मैरिज, डाइवोर्स, इंसॉल्वेंस, बैंकरप्ट, ट्रेड, लेबर डिस्प्यूट, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वेट, मेजर, ईटीसी पे। और एक रेजिडुअल लिस्ट होती है। दिस सब्जेक्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, पार्लियामेंट्री हैज लॉ मेकिंग पावर। ये तो पढ़ते ही समझ में आ गया होगा आपने। अब सब्जेक्ट ट्रांसफर थ्रू 42nd अमेंडमेंट स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। देखो 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसमें स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट डाले गए थे, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब देखो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से तुम पूरे शेड्यूल याद कर सकते हो। टी से टेरिटरी, एनरोलमेंट, अफर्मेशन, राज्यसभा, शेड्यूल एरिया, ऑफ से अदर शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज मीन्स। एफ से फेडरल प्रोविजन, ऑफ से ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड से लैंड प्रोविजंस, डी से डिफिक्शंस, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। 1 2 3 4 देखो 5 वर्ड्स इसमें, 2 7 10 12 पूरा अच्छी तरह से ट्रिक के साथ मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया है। अब फिर से पॉलिटी के एक और नए टॉपिक के साथ आता हूँ मैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड व्हाटएवर यू डू